मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जिंक हमें कैसे देना चाहिए, इसका क्या सही तरीका हो कि फसलों को इसका पूरा लाभ मिल सके। जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है। 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसमें से ये एक आवश्यक पोषक तत्व है और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। इसकी आवश्यकता कम होती है, लेकिन पौधे में इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसकी कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं, कल्ले नहीं निकलते हैं और धान में तो खास तौर से इसका विशेष रोल है। और इसकी कमी से धान में खैरा रोग होता है, जिससे पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं, पौधा बहुत छोटा रह जाता है, बालियां बहुत छोटी रहती हैं, दाना बहुत कम बनता है। इसी प्रकार से और भी फसलों में इसकी कमी से पत्तियां छोटी रहती हैं, पौधा लंबाई नहीं पकड़ पाता है और उपज हमें अच्छी नहीं मिल पाती है। तो जिंक की जो कमी है हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में देखी जा रही है। मिट्टी में इसकी कमी हो रही है, इसलिए इसको देना जरूरी है। अब देखिए, जो जिंक हमें देना है वो देने का समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंक जब जमीन में जाता है तो ये अपनी ही जगह रहता है, बहुत ज़्यादा घूमता नहीं है। पौधे को ये डिफ्यूज़न के माध्यम से मिलता है। डिफ्यूज़न एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो तत्व बहुत हल्का चल पाता है, बहुत थोड़ी दूरी पे चल पाता है। जड़ को उस तत्व तक पहुंचना होता है। फास्फोरस भी डिफ्यूजन के थ्रू ही पहुंचता है, पोटेशियम भी डिफ्यूजन के माध्यम से ही जाता है। तो ये तत्व मिट्टी में जाके स्थिर हो जाते हैं। तो जो जिंक हम जमीन में डालते हैं वो पानी के साथ बहते नहीं है। तो जो ये जिंक है या फास्फोरस है, ये पानी के साथ बहता नहीं है, जहां मिट्टी में डालेंगे वहीं रहेगा। तो जिंक के साथ ये समस्या रहती है कि जहां डालते हैं वहीं रहता है, क्योंकि ये रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल है, तो ये चल नहीं पाता है मिट्टी के अंदर। तो इसकी उपलब्धता एक समस्या है। तो इसको एक तो हमें बुआई के समय ही सारी मात्रा हमको देनी चाहिए, क्योंकि हम जब खड़ी फसल में ऊपर से डालते हैं तो ये जड़ क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है। ऊपर डालेंगे तो मिट्टी के ऊपर ही रहेगा, नीचे जड़ें 10, 15, 20 सेंटीमीटर की गहराई तक है, वहां तक ये पहुंच नहीं पाएगा। तो आपको जो जिंक देना है वो आपको देना है बुआई के समय। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बुआई के समय आप सारा जिंक की मात्रा दें। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर बुआई के समय नहीं दे पाए तो कैसे हम इसको दें। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि खरीफ में आप जो भी आप फसलें बोएंगे, धान है, सोयाबीन है, मक्का है, जो भी जिंक है आपको बुआई के समय ही देना है। अब देखिए, जो हमारे पास सोर्स क्या है, एक हमारे पास इसका सोर्स होता है जिंक सल्फेट, जो हमारे पास 21% वाला होता है या 33% वाला है। एक हमारे पास जिंक सल्फेट है जो बहुत कॉमन है। ये हेप्टाहाइड्रेट होता है, ये मोनोहाइड्रेट होता है। फिर हमारे पास आता है चिलेट वाला जिंक, होता है चिलेट जिंक। तो इसमें हमें कौन सा हमें देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलेट जिंक है, EDTA जिंक आता है, इसमें करीब ये 12% जिंक होता है इसके अंदर। तो देखिए, जो जिंक सल्फेट है इसको देने के हमें दो फायदा। एक ये होता है कि इसके साथ हमें सल्फर भी मिलता है। सल्फेट मतलब सल्फर, तो जितना जिंक होता है उसकी आधी मात्रा हमें सल्फर की भी मिल जाती है। मतलब इसमें 21% जिंक है तो इसका आधा लगभग 10.5% इसका हमें सल्फर भी इसके साथ मिलेगा। 33% जिंक है तो इसका मतलब इसमें 16, 16.5% हमें इसमें सल्फर भी मिलेगा। तो जिंक सल्फेट का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके साथ हमें दो तत्व मिलते हैं। एक तो हमें जिंक भी मिल रहा है और दूसरा हमें सल्फर भी मिल रहा है, और इसमें केवल हमें जिंक मिलता है। तो जिंक सल्फेट डालने का यह फायदा होता है कि इससे हमें दो तत्व मिल रहे हैं, और सल्फर भी एक आवश्यक पोषक तत्व है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो जब हम इसको मिट्टी में देते हैं तो पौधे को दोनों ही तत्व मिलते हैं। लेकिन जिंक सल्फेट के साथ कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या ये है कि अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा हो, मतलब पीएच अगर 7.5 से ज्यादा जा रही हो, 8 हो रही हो, 8.5 हो रही हो, 8.1 हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जिंक मिट्टी में जाकर स्थिर हो जाता है, पौधे को मिलता नहीं है, अघुलनशील हो जाता है। तो जब ये अघुलनशील हो जाएगा ऐसी मिट्टी में तो पौधे को ये मिल नहीं पाएगा। तो अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है, 7.8 है, 8 है, 8.1 है, 8.2 है, 8.5 है। तो ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच ज्यादा है, वहां जब हम बुआई के समय इसको देंगे तो पानी में घुल करके जिंक अलग होगा, सल्फेट अलग होगा। सल्फेट के साथ तो कोई समस्या नहीं है, पौधे जड़ें सल्फेट को ले लेंगी। लेकिन जिंक ये इतनी हाई पीएच पे कंपाउंड्स, दूसरे कंपाउंड्स बना लेता है, कार्बोनेट बना लेता है, जिंक कार्बोनेट बना लेता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनसॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में घुलते नहीं है। तो जिंक देने का हमें कोई फायदा नहीं होता है और पौधों के अंदर जिंक की कमी आने लगती है। तो ऐसी मिट्टी जहां पीएच ज्यादा है वहां हमको ये कोई सा भी 21 वाला, 33 वाला कोई भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर वहां पे ऐसी स्थिति में हमको जो चिलेट जिंक है इसको प्रयोग करना चाहिए।
तो चिलेट जिंक का फायदा ये होता है कि ये घुलनशील रहता है, पानी में घुला रहता है, मिट्टी की पीएच का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 8 पीएच है, 8.5 पीएच है, 9 पीएच है, ये चिलेट जिंक पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा चिलेट जिंक का ये होता है कि ऐसी मिट्टी जहां पीएच ज्यादा है वहां चिलेट अच्छा काम करता है। खास तौर से चिलेट बनाए ही इसलिए गए हैं कि मिट्टी में इनकी उपलब्धता बनी रहे। ये किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते, हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये मिट्टी में ऐसे ही रहते हैं, पानी में घुले रहते हैं, घुलनशील होते हैं, जड़ें इसको ले लेती हैं। जबकि जिंक सल्फेट का जो जिंक है, इस वाले का जिंक सल्फेट का, ये अघुलनशील हो जाता है, बहुत सारे रिएक्शन कर लेता है। तो चिलेट जिंक हमको वहां देना है जहां मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि ये महंगे आते हैं, लेकिन इनका एक अपना फायदा है कि इससे जिंक की उपलब्धता बढ़ती है। हाई पीएच में मिट्टी की जिंक सल्फेट देने से जिंक की उपलब्धता बहुत कम होती है। तो ऐसी मिट्टी जहां पीएच ज्यादा हो रही है वहां आप चिलेटेड जिंक यूज करें। अगर मिट्टी की पीएच 7.5 से कम है, मतलब मिट्टी या तो उदासीन है या मिट्टी अम्लीय है। देखिए ये जो हाई पीएच है ये क्षारीय मिट्टी है, ये लवणीय मिट्टी है। तो ऐसी मिट्टी में हमको चिलेट वाला देना चाहिए, क्षारीय है या लवणीय मिट्टी है। और अगर पीएच हमारी 7.5 से कम है, उदासीन है या अम्लीय है, वहां हम जिंक सल्फेट दें, कोई समस्या नहीं है, वहां आराम से आप जिंक सल्फेट को दे सकते हैं। तो अम्लीय मिट्टी में या उदासीन मिट्टी में अगर पीएच 7.5 तक भी है तो हमको वहां जिंक सल्फेट देना चाहिए। अम्लीय मिट्टी है, पीएच 4 है, 4.5 है, 5 है, 6 है, 6.2 है, 6.8 है, 7.2 है, 7.5 है, यहां तक आप दीजिए जिंक सल्फेट, कोई समस्या नहीं आएगी, यहाँ पे जिंक उपलब्ध रहेगा। लेकिन जैसे पीएच 7.5 से ज्यादा जाती है वहां आपको जिंक सल्फेट नहीं देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वहां आप चिलेट जिंक दें। तो ये हमारा चिलेट देने का फायदा है। खासतौर से चिलेट का फायदा हमें क्षारीय और लवणीय भूमि में मिलता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक तो हमें जिंक की सारी मात्रा हमें कहाँ देनी है, बुआई के समय देनी है। दूसरा हमें ध्यान रखना है मिट्टी की पीएच क्या है। मिट्टी की पीएच अगर 7.5 से ज्यादा आ रही है तो वहां चिलेट वाला देना है, अगर 7.5 से कम है तो हम फिर जिंक सल्फेट को दें। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हमको इसकी मात्रा देनी है। दूसरा देखिए, अगर बुआई के समय हम नहीं दे पाए तो खड़ी फसल में हमें छिड़काव करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। जिंक सल्फेट फसल हमारी मान लीजिए 20 दिन की है, 25 दिन की है और जिंक की कमी आने लगी, पौधे पे भूरे धब्बे पड़ने लगे, खास तौर से धान की जो ऊंचाई रुक जाती है, कल्ले नहीं निकलते हैं, इसी तरह से मक्के की पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं, ऊपरी पत्तियां, उसे व्हाइट बड डिसीज कहते हैं। अगर जिंक की कमी आ रही है पौधों के अंदर तो फिर हमें मिट्टी में नहीं डालना है, खाद को नहीं डालना है, मिट्टी में नहीं देना है, वहां आपको छिड़काव करना है। याद कर लीजिए कि खड़ी फसल है हमारी, 20 दिन 25 दिन हो गए हैं बुआई के, आगे बढ़ गई है फसल हमारी, तो वहां फिर आप मिट्टी में डाल के मत दीजिए, वहां जिंक का फायदा नहीं मिलेगा, वहां आपको छिड़काव करना है। अब ये छिड़काव जो है हम 0.5% का हम जनरली करते हैं। 0.5% का मतलब यह है कि इसको 10 गुना आप कर दें तो 5 ग्राम प्रति लीटर, मतलब हमको 1 लीटर पानी में ये 5 ग्राम घोलना चाहिए। तो इसका मतलब कि 100 लीटर पानी में ये कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। तो 100 लीटर पानी में 500 ग्राम मतलब आधा किलो जिंक सल्फेट को घोल करके हमें छिड़काव करना चाहिए। अब हमारी जो फसल है उसमें 200 लीटर पानी भी लग सकता है, 300 लग सकता है, फसल की अवस्था क्या है उस पर निर्भर करता है। तो ठीक ठाक फसल में 1 एकड़ में 400 लीटर पानी लग जाता है। तो आपको 100 लीटर पानी में 500 ग्राम जिंक सल्फेट को घोलना है। अगर 33% वाला है तो इसकी मात्रा थोड़ी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिंक ज्यादा है, तो आप इसको 0.4 या 0.3% भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके 21% वाला है तो उसको 0.5 ही रखिए, और अगर 33% वाला है तो उसको हम 0.3 थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जिंक परसेंटेज उससे थोड़ी ज्यादा रहती है। तो लेकिन आप 0.5 से ज्यादा मत कीजिए किसी भी दशा में, चाहे 21 वाला हो या 33 वाला हो। मतलब हमको 100 लीटर पानी में 500 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलाना चाहिए, तब आप इसका छिड़काव करें तो आप देखेंगे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब ये बात आती है, क्या हम चिलेट जिंक का छिड़काव कर सकते हैं? चिलेट जिंक का छिड़काव भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जिंक सल्फेट के आते हैं, क्योंकि इस समय 2 तत्व मिल रहे हैं, जिंक भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है। तो एक फायदा तो हमारा जिंक सल्फेट का यह है कि हमें एक ही बार में 2 तत्व मिल जा रहे हैं और दोनों ही इसेंशियल हैं। दूसरा फायदा हमारा यह है कि जो चिलेट जिंक होता है बहुत महंगा होता है, जबकि जिंक सल्फेट इतना महंगा नहीं है, तो हमारा खेती का खर्चा भी घटता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपके पास उपलब्ध है तो जिंक सल्फेट का छिड़काव करें, तो ये हमको ज्यादा फायदे देगा और हमारा ज्यादा लाभ देगा। पैसे के संदर्भ में भी हमारा पैसे की बचत होगी और पोषक तत्व भी हमको 2 मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि हमको जिंक कब देना चाहिए। अब बात करते हैं कितना देना चाहिए। देखिए छिड़काव में तो मैंने आपको बता दिया कि 0.5% का हमें छिड़काव करना चाहिए। बुआई के समय हमको कितना देना चाहिए,
देखिए इन जनरल जो अगर हम दाल वाली फसल उगा रहे हैं या अनाज वाली फसल उगा रहे हैं तो 1 एकड़ में जो 21% वाला होता है इसको हम 10 किलो देते हैं। तो ये हमारी एक सामान्य मात्रा है कि 1 एकड़ में 10 किलो प्रति एकड़ इस मात्रा को प्रयोग करें। और ये 33% वाला जिंक है, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा कम है तो हम इसको घटा देते हैं मात्रा को, तो करीब ये 6 किलो प्रति एकड़ की मात्रा आप प्रयोग करेंगे तो जिंक की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ये पूरा जिंक आपको कब देना है? बुआई के समय देना है। अब बात करें चिलेट वाला जिंक जो है एडीटीए वाला है, इसकी कितनी मात्रा देनी है? देखिए इसमें जिंक प्रतिशत बहुत कम है लेकिन इसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो इससे जो जिंक मिलता है लगभग पूरा जिंक मिल जाता है, इससे जिंक उतना नहीं मिल पाता, इसलिए हम इसकी मात्रा बढ़ा करके देते हैं। तो यहां हमें इसकी इतनी मात्रा देने की जरूरत नहीं है 1 एकड़ में। मेरी इस बात को समझें कि जिंक सल्फेट हम 10 किलो जब देते हैं तो इसकी बहुत ही कम मात्रा पौधे को मिल पाती है, जबकि चिलेट वाला जो जिंक होता है जो हम देते हैं लगभग उसकी पूरी मात्रा लगभग मिल जाती है, उसका नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम इसकी कम मात्रा को प्रयोग करते हैं। तो इसको हम 2 किलो एकड़ या 3 किलो एकड़ भी हम दे सकते हैं, निर्भर करेगा कि हमारी मिट्टी में जिंक की कितनी कमी हो रही है। जिंक की कमी होगी तो फिर इसकी मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। तो सामान्यतः 3 से 4 किलो अगर हम चिलेट जिंक दे देते हैं तो ये ठीक ठाक मात्रा पौधे को मिल जाती है। तो ये मेरी बात समझ में आई होगी कि हमको कितनी मात्रा देनी है, कब देनी है, क्या तरीका है जिंक देने का, ताकि पौधे उसका सही ढंग से प्रयोग कर सकें। तो अगली बार आप जब कोई फसल बोएं उसमें जिंक देना हो तो इस बात को ध्यान रखें कि पहले हमारी मिट्टी की पीएच क्या है। मिट्टी की पीएच अगर 7.5 से ज्यादा जा रही है तो बुआई के समय चिलेट जिंक दें, न अगर पीएच 7.5 से कम है तो जिंक सल्फेट दें। और अगर आप बुआई के समय नहीं दे पाए हैं, खड़ी फसल में कमी आ रही है या आपने दिया था फिर भी कमी आ गई है, तब आप छिड़काव करें, जिंक सल्फेट का छिड़काव करें 0.5% का, तो आप देखेंगे कि जिंक की पूर्ति हो जाएगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।